हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। देखिए, आज हम शुरू करेंगे पॉलिटी का एमसीक्यू, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक ही चैप्टर में जो है, मतलब ऑल चैप्टर जो है एक ही क्लास में आपका पूरा का पूरा जो है क्लास 6 से समाप्त हो जाएंगे, जो महत्वपूर्ण पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में भी क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यात्रा वृत्तांत और अन्य भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यात्रा वृत्तांत जो है किसने लिखा, जिसमें लेखक ने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इब्न बतूता, इंदिरा गांधी। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता। देखिए, अबू अब्दुल्ला अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता एक मोरक्को का मुस्लिम विद्वान और यात्री था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता जो है कहाँ का यात्री था। तो ये आपको याद होगा कि ये मोरक्को का था। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछे गए हैं। और वह जो है अपनी यात्रा और रिहला नामक यात्रा विवरण के लिए जाना जाता है। और अपनी यात्रा वृत्तांत में उन्होंने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है कि तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं। इस्लाम है, बौद्ध है और इस्लाम बौद्ध। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इस्लाम और बौद्ध दोनों धर्म के अनुयायी हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि केरल भारत के किस कोने में स्थित है। आप सब जानते हैं कि भारत का ये नक्शा है, तो यह उत्तर है और यह आपका दक्षिण है, और यह पूरब है तो ये पश्चिम है। और केरल अगर आप बनाते हैं नक्शे में, तो केरल का चित्र आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है और ये केरल है। तो ये आपका कौन सा भाग हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा या दक्षिण पूर्व होगा या उत्तर पूर्व होगा, या इनमें से जो है कोई नहीं। तो उत्तर आपको यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ये आपका दक्षिण का भाग है तो ये आपका पश्चिम का भाग है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का वर्णन जो है करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, चौथा नंबर। देखिए, पंडित नेहरू ने विविधता में एकता इस नारे का प्रयोग किया था, क्योंकि भारत में जो है अलग अलग धर्म, भाषा, जाति, परंपरा, त्योहार, संस्कृति पालन करने वाले जो है लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख है, कारगिल, नेपाल और भूटान है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा लद्दाख को छोटा कार जो है तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह जो है तिब्बती संस्कृति से बहुत प्रभावित है। और ऐतिहासिक रूप से लद्दाख एक बौद्ध साम्राज्य था, जिसमें जो है बाल्टिस्तान बाल्टिस्तान और अक्साई चीन शामिल थे, जो अब क्रमशः जो है पाकिस्तान और चीन के प्रशासित में आता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कौन से कारक जो है विविधता में योगदान नहीं करते। पहला है धर्म, जाति व्यवस्था, भाषा, भेदभाव। इसमें सही कथन को चुनना है आपको। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पर जाति व्यवस्था और भेदभाव, दूसरा और चौथा। तो इस प्रकार से 4 नंबर में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लद्दाख के लिए सही है। पहला है कि लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्वी भाग के पहाड़ों में एक रेगिस्तान है, और इस क्षेत्र की भेड़ें जो है विशिष्ट होती हैं, क्योंकि वे पश्मीना ऊन का उत्पादन करती हैं। और तीसरा है बौद्ध धर्म लद्दाख से होकर तिब्बत पहुंचा। क्यों, और यहाँ पर जो दिए गए कोड हैं उसमें आपको सही बताना है। तो 1 2 3 तीनों के तीनों यहाँ पर सही हैं। ठीक है, लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग के पहाड़ों में एक रेगिस्तान है, और इस क्षेत्र में बहुत कम कृषि संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। और वर्ष का एक बड़ा भाग जो है वर्ष भर यहाँ पर बर्फ से ढका रहता है। और यहाँ के लोग जो है भेड़ बकरियाँ भी पालते हैं, और इस क्षेत्र के जो भेड़ बकरियाँ होती है वो विशिष्ट प्रकार की होती है, और वे पश्मीना ऊन का उत्पादन करती है। और बौद्ध धर्म जो है लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा था, और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विकलांग लोगों को दिया गया नाम क्या है। तो आप सब जानते हैं कि दिव्यांग के नाम से यह जाना जाता है। और हर वर्ष जो है 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 में इसकी थीम जो है
विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना और उनके समावेश और समानता को सुनिश्चित करना रखा गया है। और इसकी जो शुरुआत है वह 1992 में हुआ था। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किन्हें दलितों का नेता कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमसेन जोशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दलितों के अधिकार के लड़ाई के लिए जाना जाता है। उन्होंने दलित समाज के लिए शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक सुविधाओं की मांग की और भारतीय संविधान के प्रमुख लेखक के रूप में भी इनको जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों में से एक है। सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है आधिकारिक तौर पर भारत में सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों में से एक है और ये शब्द जो है भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त है और समूहों को किसी न किसी श्रेणी में नामित किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अपराध की तरह देखा जाता है? असंप्रेष्यता, गरीबी, समानता और धर्म। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपका असंप्रेष्यता यानी कि अपराध। इसको अपराध कहते हैं। ये जो है 1955 असंप्रेष्यता को दंडनीय अपराध के रूप में संबोधित करता है और यह किसी भी प्रकार की विकलांगता के प्रवर्तक के लिए दंड का आदेश देता है जो असंप्रेष्यता से जो है उत्पन्न होता है, इसे अपराध माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद असंप्रेष्यता उन्मूलन सुनिश्चित करता है? ये क्वेश्चन बहुत बार जो है रिपीट हो चुका है, 2 बार बीपीएससी तो खुद पूछ चुकी है तैयारी में और मेन बीपीएससी तो पूछा ही है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है कि असंप्रेष्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका जो है अभ्यास वर्जित है। असंप्रेष्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि झगड़ों का निपटारा करने वाली सरकारी अंग कौन सा है? कार्यपालिका, जो विधान पालिका, न्यायपालिका, उपरोक्त सभी। तो झगड़ों का निपटान करने के लिए न्यायपालिका क्या है? सरकारी अंग है। आप सब जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, एक होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून का निर्माण करता है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करता है और न्यायपालिका झगड़ों का निपटारा करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, वंशानुगत प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष रूप से अभी आप जानते हैं कि चुनाव का जो है साल है और लोकसभा का चुनाव जो है चल रहा है। पहले चरण के जो हैं चुनाव हो चुके हैं, 7 चरणों में चुनाव होंगे और आप सभी चुनाव में भाग ले रहे होंगे। तो ये जो चुनाव आप देख रहे हैं ये क्या है? प्रत्यक्ष रूप से है। प्रत्यक्ष चुनाव के एक ऐसा चुनाव है जिसमें लोग सीधे उस व्यक्ति या राजनीतिक दल को वोट देते हैं जिसे वे किसी राजनीतिक पद पर निर्वाचित होते देखना चाहते हैं और मतदाता चुनाव में सीधे अपनी पसंद के उम्मीदवारों के लिए वोट डालते हैं जो बिना किसी समस्या के कार्यपालिका या विधायिका में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि सफरेज मूवमेंट किससे संबंधित है? आज़ादी से, रोजगार से, महिला मताधिकार से। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा महिला मताधिकार से। देखिए सफरेज मूवमेंट जो है महिला मताधिकार से है और 1869 ईस्वी में एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन और सुसान बी एंथोनी द्वारा जो है नेशनल वुमन सल्फेज एसोसिएशन का गठन किया गया था। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि शहर, गांव, मोहल्ले में सरकार के स्तर को कहा जाता है स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो इसको स्थानीय स्तर के नाम से जानते हैं। स्थानीय सरकार जन प्रशासन का एक रूप है जो अधिकांश जगहों पर किसी राज्य या राष्ट्र की सबसे निचली श्रेणी की प्रशासनिक इकाई होती है।
ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत में किस प्रकार की सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार, राजतांत्रिक, तानाशाही, समाजवादी सरकार। तो आप सब जान रहे हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार है। और लोकतंत्र जो है एक सरकार की प्रणाली है जो नागरिकों को वोट देने और मतदाताओं को अपनी पसंद की विधायिका का चुनाव करने की अनुमति देती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को सामान्य रूप से प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। दूसरा है कि कोई सरकार तब तक स्वयं को लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में जाने जाने वाला अधिकार नहीं मिलता। यहाँ पर कथन आपको चुनना है कौन सही है। तो एक है, एक दो है, एक दो दोनों है, तो उत्तर में दोनों के दोनों सही हैं। यहाँ पर कथन दोनों के दोनों क्या हैं? सही हैं। अगला नंबर हम क्वेश्चन अब देखेंगे कि लोगों का सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार से बना रहता है? हड़ताल से, नियमित चुनाव से, कानून द्वारा, प्रदर्शन द्वारा। तो यह जो है नियमित चुनाव से लोगों का जो है सरकार पर नियंत्रण बना रहता है, जो आजकल आपको देखने को मिल रहा है कि लोकसभा का चुनाव चल रहे हैं। और यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, रंग भेद के विरुद्ध लंबा संघर्ष करने वाले अफ्रीकी नेता कौन थे? तो यह नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति को मिटाने वाले नेता थे। और देश में वही स्थान है जो उनका जो है देश में वही स्थान है जो हमारे यहाँ महात्मा गांधी का है, इसीलिए इनको जो है वहाँ का गांधी भी कहा जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है न्याय, समानता, न्याय तथा समानता इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा समानता। देखिए, संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया। और लोकतांत्रिक जो है यह लोकतांत्रिक है क्योंकि लोग स्वयं पर शासन करते हैं। और यह एक गणतंत्र है क्योंकि सरकार की शक्ति उसके लोगों से प्राप्त होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी नदी दो राज्यों में जल विवाद का कारण है? तो वह है कावेरी नदी। और कौन कौन से राज्य हैं? तो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य, जो कि कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद दशकों से जारी है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविजन, इनमें से सभी के सभी जो हैं जो सरकार की क्या कार्य चल रहे हैं। और इस पर जो है चौथा स्तंभ कहा जाता है, आप जानते हैं, मीडिया प्रिंट को। और यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने, महत्वपूर्ण भूमिकाओं की जो भी आप देखेंगे, चाहे वह अखबार हो, पत्रिकाएं हो, टेलीविज़न हो, ये सारे जो हैं भूमिकाएं निभाती है। ठीक है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ तो ऐसे ही आप जानते होंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ जो है मीडिया प्रिंट है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय जो संविधान की भूमिका क्या है? भारतीय संविधान की भूमिका क्या है? पहला है कि भारत संविधान उन आधारभूत नियमों या कानूनों को निर्धारित करता है जिनका पालन सभी को करना होता है। दूसरा है, इन्हीं कानूनों के तहत संघर्ष एवं मतभेदों को हल करना होता है। सही कथन इसमें चुनना है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन जो हैं सत्य हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहा जाता है? सरपंच, पंच, सचिव, प्रधान। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पंच कहा जाता है इसको। देखिए, एक ग्राम पंचायत में 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें गांव के वार्डों से चुना जाता है और उन्हें पंच कहा जाता है। और गांव के लोग एक पंच का चयन करते हैं जिसमें 1/3 सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत प्रमुख का जो है चुनाव कौन करता है? ग्रामीण सचिव। ग्राम पंचायत के सभी सदस्य पंच।
तो उत्तर क्या हो जाएगा, ग्राम सभा के सभी सदस्य। ग्राम सभा के सभी सदस्य सरपंच चुनाव करते हैं, तो जो पंचायत अध्यक्ष होता है, क्या होता है, वो पंचायत के अध्यक्ष होते हैं। और सरपंच ग्राम पंचायत का मुख्य होता है। और सरपंच भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए गांव स्तर पर विधिक संस्था ग्राम पंचायत का प्रधान भी होता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के बाद होता है, तो यह 5 वर्षों के बाद होते हैं। ग्राम पंचायत का गठन जो है 5 वर्षों के बाद होता है। और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। और अगला हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार की पहली पीढ़ी कौन सी है, सॉरी पहली सीढ़ी कौन सी है, पंचायती राज व्यवस्था, जिला परिषद, विधान परिषद और राज्य सभा। तो पहली सीढ़ी पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर की निर्वाचित संस्था को और जो है लोकतंत्र की मूल इकाई ग्राम पंचायत होती है। ग्राम सभा और वार्ड समितियों को लोकतांत्रिक प्रणाली की मूल इकाइयों के रूप में जाना गया है, रखा गया था, और जिसमें मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क शामिल हैं। जैसे अभी आप 18 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार हैं उनका चुनाव कर सकते हैं, मतदाता हो सकते हैं, वयस्क हो गए हैं, उसी प्रकार आप जो है मुखिया में भी हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि ग्राम पंचायत एक ग्राम सभा की बैठक बनाने और जो भी खर्च एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड जो है कौन रखता है, सरपंच रखता है, मुखिया रखता है, इनमें से कोई नहीं है, प्रधान जो है ग्राम प्रधान रखता है। तो यहाँ पर उत्तर जो है ग्राम प्रधान हो जाएगा। ग्राम प्रधान जो भी निर्णय होते हैं, जो बैठक बुलाने होते हैं, ये सारे काम इनके द्वारा होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के कार्य कौन है, इनमें आपको बताना है। पहला है कि जल स्रोतों, सड़कों, जल निकासी, स्कूल भवनों तथा अन्य सामान्य संसाधनों का निर्माण एवं रखरखाव। दूसरा है स्थानीय कारारोपण एवं करों का संग्रहण। और तीसरा है गांव में रोजगार सृजन से संबंधित सरकारी योजनाओं का निष्पादन। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा, देखेंगे 1 2 2 3 और 1 2 3, तो ये तीनों के तीनों हैं, तीनों के तीनों। देखिए ग्राम पंचायत, किसी भी ग्राम पंचायत के कार्यों में जो काम शामिल हैं, जैसे कि जल स्रोतों, सड़कें, जल निकासी, स्कूल भवनों एवं अन्य जो सामान्य धन संसाधनों का निर्माण तथा रख रखाव है, स्थानीय करों या करारोपण एवं एकत्र करना, गांव में रोजगार सृजन से संबंधित सरकारी योजनाओं का निष्पादन करना, इस सभी के सभी आते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के निधि के स्रोत हैं, पहला है कि घरों, बाजार आदि में लगे करों का संग्रहण। दूसरा है सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों एवं जिला पंचायतों के माध्यम से प्राप्त सरकारी धनराशि। और तीसरा है सामुदायिक कार्यों के लिए अनुदान। यहाँ पर सही बताना है, तो ये तीनों सही हैं। ये पंचायत निधि स्रोत के जो कार्य हैं, जैसे घरों, बाजार आदि पर लगाए गए करों का संग्रहण करना, ये सारे के सारे तीनों काम आते हैं। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, पटवारी का कार्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। पटवारी का कार्य देखेंगे तो भूमि को मापना और अभिलेख करना, भू राजस्व की वसूली करना। तो ये दोनों के दोनों काम आते हैं, 1 2 दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी जिले के उपखंडों को किन किन नामों से जाना जाता है, तहसील, तालुका, गांव, 1 2 दोनों। तो उत्तर हो जाएगा तहसील और तालुका। तहसील और तालुका के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, किसी जिले के उप विभाग को तहसील या तालुका जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। तहसील एक जिले का उप जिला है, उसी प्रकार जो है नयाबत एक तहसील की उप तहसील है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पटवारी को किस जो है नाम से जाना जाता है, लेखपाल होता है या थानेदार, तहसीलदार, पुलिस। तो इसको लेखपाल के नाम से आप जानते हैं, लेखपाल। एक पटवारी एक विलेज अकाउंटेंट होता है, जो एक गांव और गांव के समूह में भूमि रिकॉर्ड को बनाए रखने और अपडेट करने के लिए जिम्मेदार होता है। पटवारी को लेखपाल के नाम से भी जाना जाता है।
अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, जिस लोहे की जंजीर से खेत मापा जाता है वह क्या कहलाता है? इसको आप गट्ठा, जरीब, जंजीर और लठ के नाम से किस नाम से जानते हैं? तो इसको आप जरीब के नाम से जानते हैं, दूसरा नंबर हो जाएगा। और साथ ही जिस जंजीर से यह दूरी मापी जाती है उसको जरीब कहते हैं। जो जरीब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को खेत जो है मापने के लिए किया जाता है। और एक जरीब की मानक लंबाई जो है 66 फीट अथवा 22 गज अथवा आप 4 लट्ठे कह सकते हैं होती है। और जरीब में कुल जो है 100 कड़ियाँ होती है। और इस प्रकार से प्रत्येक कड़ी की लंबाई जो है 0.6 फीट, 0.6 फुट या इंची में देखेंगे तो 7.92 इंच होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जिस जिले में सबसे ऊपर जो है कौन सा अधिकारी होता है? तहसीलदार, पटवारी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक। तो जिलाधिकारी क्या होता है? सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे ऊपर का अधिकारी, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से पटवारी के कार्य हैं? पटवारी जो है गांव के रिकॉर्ड रख रखाव या अद्यतन करता है। किसी जो है वह किसी गांव के प्रति उत्तरदायी होता है। पटवारी किसानों से भूमि राजस्व का संग्रह करने तथा सरकार को जानकारी प्रदान करने के प्रति उत्तरदायी होता है। ये तीनों के तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक दो है, दो तीन है, एक तीन है और एक दो तीन है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर जो है वो हो जाएगा आपको एक और तीन, दूसरा नंबर नहीं है। भूमि का मापन तथा भूमि का रिकॉर्ड रखना मुख्य रूप से काम होता है पटवारी का। पटवारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी जानते हैं। कुछ गांव में ऐसे अधिकारी को लेखपाल भी कहा जाता है। ठीक है, और कुछ अन्य में जो है कानूनगो, कर्मचारी, ग्राम अधिकारी, ये नाम भी जो है दिए गए हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि नगर पालिका के तहत एक शहर का विभाजित किया जाता है। मतलब नगर पालिका के तहत तो परिषद के अनुसार, वार्ड के अनुसार, अनुभाग के अनुसार, जिले के अनुसार। तो उत्तर हो जाएगा वार्ड के अनुसार। प्रत्येक नगर पालिका को जो है क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसे आप वार्ड कहते हैं। अगला नंबर यहाँ अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, नगर निगम या परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो यह भी 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बड़े बड़े शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर नगर पालिका, पंचायत, नगर निगम, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपको नगर निगम। नगर निगम कई स्थानीय सरकारों के प्रशासन संगठन का जो है नाम होता है। बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली हो गया, कलकत्ता और मुंबई, यहाँ पर जो है स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को क्या कहते हैं? नगर पार्षद, मेयर, कमिश्नर और सरपंच। तो इसको आप मेयर के नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पर हो जाएगा, संविधान के 74वां संशोधन में कहा गया कि शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और नगरों में जो है स्थानीय शासन स्वशासन को मजबूत करने व उसे सक्रिय बनाने के लिए 1992 में संविधान का 74वां संशोधन संसद द्वारा पारित कर एक कानून बनाया गया, जो 1 जून 1993 को लागू होता है। और नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को मेयर या महापौर के नाम से जानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महापौर परिषद सरकार का एक प्रकार की होती है। क्या होता है? स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र, स्थानीय सरकार की प्रणाली, स्थानीय न्याय प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा स्थानीय सरकार प्रणाली होती है। ठीक है, अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि नगर निगम के निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर आपको सही है वो करना है। पहला है कि नगर निगम स्ट्रीट लाइट, कचरा संग्रहण, पानी की पूर्ति, सड़कों एवं बाजार को स्वच्छ रखने का ध्यान रखता है। नगर निगम यह सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी है कि शहर में बीमारियां न फैले। यह स्कूल, अस्पताल एवं औषधालय नहीं चलाता। तो यहाँ पर एक और दो दोनों सही हैं यहाँ पर। ठीक है, सही कथन में एक और दो दोनों हैं।
अगर हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन है कि कलपट्ट गांव में कौन कौन सी चीजें उगाई जाती है। कलपट्टू है, यहाँ पर कलपट्टू गांव में कौन कौन सी चीजें उगाई जाती है। आम, नारियल, कॉफ या इसको कॉफी बोलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा सभी के सभी। नारियल का उत्पादन देश के समुद्र तटीय इलाकों में होता है, जैसे कि कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसानों की विपदा का मुख्य कारण क्या होता है। खराब मौसम, कर्ज, कम भूमि, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर कर्ज जो है खराब सबसे विपदा का कारण होता है। किसानों की ये छोटे जो किसान होते हैं अक्सर साहूकारों से पैसा उधार लेते हैं। बदले में उन्हें अक्सर अपनी उपज साहूकारों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे, मछुआरों द्वारा प्रयोग की जाने वाले खास नाव को क्या कहते हैं। केटा केटामरेन नाव, हाउस बोट, कश्ती। तो इसको आप जो है किस नाम से जानते हैं, तो इसको आप केटामरेन के नाम से जाना जाता है। इसको एक नंबर यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। जो समुद्री तटीय किनारे में जो स्थित गांव हैं अपनी आजीविका के लिए मछली पर निर्भर रहते हैं, और यहाँ पर जो लोग जाल व केटामरेन का प्रयोग करते हैं। और दरअसल केटामरेन जो है मछुआरों की एक विशेष प्रकार की छोटी सी नाव होती है, जिसकी सहायता से मछुआरे मछली पकड़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जायद फसल है। भिंडी, अरबी, खीरा और उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर भिंडी, अरबी, खीरा जो है ये सभी जायद फसल है जो गर्मी के दिनों में उपजाए जाते हैं, जो अभी आप देख रहे हैं मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई मतलब कि जून जुलाई तक यह उगाता है। और खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, ये अभी सब आपको मिलता हुआ नजर आ रहा होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मछली पकड़ने का जो है व्यवसाय निम्न में से किस ऋतु में बंद करता है। मछली जो है किस ऋतु में बंद हो जाते हैं पकड़ना, तो वो होता है वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में जो है मछली पकड़ने का व्यवसाय बंद हो जाता है। और मछली पकड़ने के लिए वर्ष का सबसे जो है अच्छा समय होता है शरद ऋतु के महीने। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि नागालैंड में सीढ़ीदार खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नागालैंड में पहला है कि यह चिनामी सॉरी चिजामी नामक एक गांव है जो नागालैंड में फेक जिले में स्थित है। दूसरा है कि पानी को रोके रखने के लिए प्रत्येक भूखंड के किनारे को ऊपर तक उठाया जाता है, ये भी सही है। और चौथा मतलब तीसरा है कि जामी के लोगों के पास अपने व्यक्तिगत खेत नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर जो है एक और दो दोनों होगा, तीसरा नहीं होगा। ठीक है। इस गांव के लोग जो है चावे संघ समुदाय के हैं और वे सीढ़ीदार खेती करते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि एक पहाड़ी ढलान पर भूमि को समतल भूखंडों में बदल दिया जाता है और तथा उसे काटकर सीढ़ीदार बनाया जाता है और पानी को रोकने के लिए प्रत्येक भूखंड के किनारे को उठाया जाता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि लगातार सॉरी सॉरी अगला है कि लागत पर आगम की अधिकता क्या कहलाती है। फॉक्स की लागत, औसत लाभ और कुल। तो यहाँ पर लागत की आगम को क्या आप कहते हैं, तो इसको लाभ कहते हैं। जो लागत लगाए हैं उस पे जो आ रहा है उसको लाभ कहते हैं। लागत तथा इसको आगम तथा लागत के बीच अंतर को फर्म का लाभ कहते हैं और उत्पादन लागत और कुल उत्पादन के बीच के संदर्भ को लागत फलन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शहरों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस कौन देता है। नगर निगम, परिषद, सरपंच, नगर पालिका। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा नगर निगम यहाँ पर लाइसेंस देता है। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत में कितने महानगर हैं। तो भारत में देखेंगे तो महानगरों की संख्या 46 है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में महानगरों की संख्या 46 है और भारत के इन 46 महानगरों में से 8 को मेगा सिटीज के नाम से जानते हैं, मेगा सिटीज माना जाता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह पहचानिए। तो टोकरी बनाना, धान रोपना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई
टोकरी बनाना, ईंट बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, ईंट बनाना। तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उत्तर आपको हो जाएगा चौथा, मिट्टी के बर्तन बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई और ईंट बनाना। ये जो हैं क्या है? गैर कृषि गतिविधियों वे होते हैं जिसमें आय के स्रोत क्या होते हैं? खेती में शामिल नहीं होते, जैसे पर्यटन, निर्माण और कुछ कार्य होते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, ईंट बनाना गैर कृषि गतिविधियों के कार्य हैं। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? घर बनाना, कृषि, पढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो यह कृषि है। भारत में जो है मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अस्थाई श्रमिकों को मिलने वाले निम्नलिखित लाभों में से कौन है? यहाँ पर है चिकित्सा लाभ, वृद्धावस्था के लिए बचत, अवकाश। कौन सा कथन इसमें सही है बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो तीनों के तीनों सही हैं। तीनों के तीनों कथन सही है। देखिए जो स्थानीय श्रमिकों को मिलने वाले लाभ होते हैं, पेंशन जो होता है, वृद्धावस्था के लिए बचत होता है। और यहाँ पर आपको पता होगा कि वेतन वेतन का हिस्सा एक होता है जो कि कोष में रखा जाता है। और पेंशन जो होता है, वृद्धावस्था में पेंशन जो दिया जाता है, तो वो जो होता है वेतन का एक हिस्सा जो है सरकार के पास एक कोष में रखा जाता है। उन्हें जो है इस बचत पर ब्याज अर्जित होता है। जब वे नौकरी से अवकाश प्राप्त करते हैं तो उन्हें ये पैसे मिलते हैं तथा इस पैसों के सहारे वह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अवकाश में आपको जैसे कि रविवार का छुट्टी हो गया, जैसे कि वार्षिक अवकाश हो गया, मतलब साल में 65 को छुट्टी होता है, वो छुट्टियां हो गई। परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं होती हैं, जो भी कंपनियों में काम करते हैं, श्रमिक काम करते हैं या सरकारी व्यवस्थाओं में आप देखते हैं अगर बीमार पड़ गया या उसके परिवार के लोग कोई बीमार पड़ गए तो उनको जो है अवकाश दिया जाता है, उनका वेतन वेतन जो है नहीं काटा जाता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि पश्चिम बंगाल का मुख्य जो है त्योहार क्या है? तो आप सब जानते हैं कि दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का मुख्य त्योहार है। ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के लोगों का पसंदीदा भोजन क्या है? तो लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि केरल में ओणम के अवसर पर किसका आयोजन किया जाता है? कबड्डी, घुड़दौड़, मल्लयुद्ध, नौका नौका दौड़ होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा नौका दौड़ होता है। यहाँ पर ओणम के जो जब केरल में जो है फसल उत्सव इसको कहते हैं। ओणम जो है केरल का फसल उत्सव है और इसे जो है राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में बनाया जाता है और इसे प्रत्येक वर्ष अगस्त सितंबर में बनाया जाता है। केरल में इस त्योहार के उपलक्ष्य में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे? तो ये महार जाति के थे। अगला क्वेश्चन है कि लोहार अपनी आजीविका के लिए किसके बर्तन और औजार बनाता है? तो लोहार जो है लोहे, एल्युमिनियम, सोना, चांदी। यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा आपको लोहे का। लोहार लोहे का अपने आजीविका के लिए बर्तन या औजार उसका बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सीमांत किसान के पास कितनी जमीन होती है? तो एक सीमांत किसान के पास जो है 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। ठीक है, एक सीमांत किसान। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि एक वृहद किसान के पास कितनी जमीन होती है? 2 हेक्टेयर से ज़्यादा, 3 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 2 हेक्टेयर से ज़्यादा उसके पास जमीन होती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि रविवार की छुट्टी जो है कब से शुरू होती है? तो यह 1890 से शुरू होती है। नारायण मेधाजी लोखंडे ने आंदोलन चलाया था, 7 वर्षों का संघर्ष हुआ था और 10 जून 1890 को अंग्रेजों के द्वारा जो है रविवार को छुट्टी जो है घोषित किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है पटना किसकी राजधानी है? तो ये बिहार की राजधानी, ये सब जानते हैं आप। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था है, शिथिल अर्थव्यवस्था है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था है और यह सभी इनमें से सभी है। तो उत्तर हो जाएगा आपको मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, तीसरा नंबर। ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस प्रकार की पूंजी जो है कंपनी के कर्मचारियों द्वारा संचालन जो है लाने
लाए जाने वाले कौशल और क्षमताओं को संदर्भित करता है। कार्यशील पूंजी है, भौतिक पूंजी है, स्थायी पूंजी है और मानव पूंजी है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये मानव पूंजी है। चौथा नंबर यहाँ पर उत्तर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मध्यवर्ती वस्तुओं का एक उदाहरण नहीं है। हाई ड्राइव औषधि स्टील पेंट। तो यहाँ पर उत्तर जो है वो क्या होगा, तो ये होगा हाई ड्राइव। ठीक है, हाई ड्राइव होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किसके सिक्के बने थे, तो ये चांदी के सिक्के बने थे। यहाँ पर दूसरा नंबर यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मतदान करने की न्यूनतम आयु, तो आप जब सब जानते हैं कि 18 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, सरकार के कितने अंग, तो 3 अंग होते हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है कि कानून बनाने का कार्य किसके पास होता है, तो संसद के पास होता है। दूसरा नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं, तो ग्राम पंचायत के प्रमुख मुखिया होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जिन चीजों का उपयोग सभी व्यक्ति करते हैं उसे क्या कहा जाता है, निजी, सार्वजनिक, सरकारी या भौमिक। इसको आप सार्वजनिक के नाम से जानते हैं। इसको आप किस नाम से जानते हैं, तो सार्वजनिक के नाम से जानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किस बत्ती का आशय वाहनों के ठहराव से है, तो रेड बत्ती जो है, मतलब लाल जो है बत्ती अगर जल गई तो ठहराव का यह जो है नियम है। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे क्रॉसिंग कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4। तो रेलवे क्रॉसिंग जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा आपको 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, क्रॉसिंग रेल में कुछ स्थान प्रदान करते हैं ताकि उसके ऊपर जो है फ्लैग्ड पहियों का घुमाया जा सके। रेलवे क्रॉसिंग 2 प्रकार का होता है, एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग और एक होता है रक्षित रेलवे क्रॉसिंग। अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करने के लिए किस संकेतक का प्रयोग किया जाता है, वह कौन है, रेड लाइट, हरा लाइट, पीला लाइट, क्रॉसिंग। तो उत्तर हो जाएगा क्रॉसिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है पॉलिटी के क्लास 6 के थे, सारे क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर किया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि अब जो 7 होगा, 8 9 10 सभी जो है क्वेश्चन आपको हम करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।